नेक्स्ट चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने संधायत्रों का संयोजन स्टार्ट किया था, गोलाकार संधायत्र बड़ा संधायत्रों का संयोजन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने श्रेणीक्रम संयोजन पढ़ लिया था। अगर श्रेणीक्रम संयोजन आपने ढंग से पढ़ लिया है तो आज का लेक्चर बहुत इजी है। हेडिंग है बच्चों संधायत्रों का समांतर क्रम संयोजन। तो कल आपने श्रेणीक्रम संयोजन देखा, अब हम बात करेंगे आज किसकी, समांतर क्रम संयोजन की। तो समांतर क्रम संयोजन का सूत्र कैसा होगा, यहां चित्र कैसा होगा वो देखिए आप। मान लीजिए ये आपके पास में पहला संधायत्र है, ठीक है, ये कोई दूसरा संधायत्र है और ये हमारा मान लीजिए तीसरा संधायत्र है। इस तरीके के 3 संधायत्र मैंने लिए, ठीक है ना। अब इन सभी संधायत्रों के ये पहले सिरे हैं और वो संधायत्रों के दूसरे सिरे हैं। तो इनके पहले सिरे हमने एक बिंदु पर मिला दिए, ये लो सभी संधायत्रों के पहले सिरे एक बिंदु पर मिला दिए और दूसरे सिरे हमने दूसरे बिंदु पर मिला दिए, ठीक है ना। तो संधारित्रों का देखो श्रेणी क्रम में क्या था, लाइन बाय लाइन थे, पहले का दूसरा दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से, इस तरफ से, और फिर मैंने बैटरी कनेक्ट की थी। और यहां क्या है, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों के पहले सिरे एक बिंदु पर, दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर मिले हों और इन बिंदुओं को कहां जोड़ा जाए, बैटरी से जोड़ा जाए। इन बिंदुओं को बैटरी से जोड़ा जाए। तो यह है बच्चों संधायत्रों का क्या, समांतर क्रम संयोजन। परिभाषा यही लिखाने वाला हूं, सुन ले। संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधायत्रों के पहले सिरे एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर मिले हों और इन बिंदुओं को बैटरी से जोड़ा जाए, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। क्लियर है। मान लीजिए 20 वोल्ट की बैटरी है, कुल आवेश कितना है, Q। बात करूं धारिता की, इसकी मान लो C1 C2 C3। अब की बार देखो ध्यान से, यहां से जो आवेश जाएगा वो यहां 3 हिस्सों में बढ़ सकता है। तो अब की बार इसमें आवेश क्या होगा, अलग अलग। इसका आवेश मान लीजिए आप Q1, इसका मान लो Q2 और इसका मान लो Q3। पर वोल्टेज एक ही वोल्टमीटर से काम चल जाएगा। देखो वही वोल्टमीटर पहले के सिरे पर अप्लाई हो जाएगा, वही दूसरे के पे, वही तीसरे के पे। तो वोल्टेज क्या होगा, समान। वोल्टेज क्या होगा, समान। ध्यान सुने, सबसे पहले हम परिभाषा लिखते हैं। तो परिभाषा बन जाएगी संधायत्रों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधायत्रों के पहले सिरे एक बिंदु पर वह दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर मिले हों और इन बिंदुओं के मध्य क्या जुड़ी हो, बैटरी। संधायत्रों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं बच्चों तो आवेश अलग अलग है और विभव कैसा है, समान। तो जो कुल आवेश है, देखो श्रेणी में वोल्टेज अलग था, समीकरण वोल्टेज का बना, यहां आवेश अलग अलग है, पर जो कुल आवेश है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये तो बैटरी के आवेश के बराबर ही होगा। तो जो समीकरण इसमें बनकर तैयार होगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, समीकरण नंबर 1। हम क्या जानते हैं, सूत्र बताओ। हम जानते हैं कि C बराबर Q अपॉन V, तो Q बराबर कितना आएगा, CV। समीकरण नंबर 2। बात करें हम पहले संधारित्र की, पहले संधारित्र के लिए क्या सूत्र तैयार होगा, देखो ध्यान से। आवेश पहले का कितना मान लें, Q1 बराबर C1V, ठीक है। दूसरे के लिए
Q2 बराबर C2V और तीसरे के लिए Q3 बराबर C3V। अब आप समीकरण नंबर 2, 3, 4 और 5 से 1 में मान जमा दीजिए, जमाओ दे। Q का मान कितना आएगा? CV, C1V, C2V, C3V। B कॉमन लेके काट दीजिए, तो CP मतलब पैरेलल का जो सूत्र आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। और ऐसा ही तो प्रतिरोध में होता है, एक जगह उल्टा और एक जगह सीधा। तो संधारित्र के श्रेणी क्रम का जो सूत्र था, संधारित्रों के श्रेणी क्रम का जो सूत्र था वो था 1/C की टर्म, ऐसे याद करना आप, तो उल्टा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 1/C2 1/C3। और जो संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है बच्चों, वो सीधा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। बात समझ में आई ना? बहुत सरल है, नोट करो, हेडिंग लिखो आप, तो संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। हेडिंग लिखें आप, तो संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन लिखो। इसमें पहले परिभाषा लिखो, संधारित्रों का ऐसा संयोजन, परिभाषा लिखिए, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों के पहले सिरे एक बिंदु पर, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों के पहले सिरे एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर मिले हों। संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों के पहले सिरे एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर मिले हों। संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों के पहले सिरे एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर मिले हों तथा इन बिंदुओं को बैटरी से जोड़ा जाए। संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों के पहले सिरे एक बिंदु पर व दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर मिले हों तथा इन बिंदुओं को बैटरी से जोड़ा जाए। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। यह डायग्राम बनाइए जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। स्क्रीन पर दिख रहा है वो डायग्राम बनाइए। ठीक है, 3 संधारित्र बना लो, पहले से एक बिंदु मिला दो, दूसरे दूसरे मिला दो। C1 C2 C3 आवेश अलग अलग हैं तो Q1 Q2 Q3, वोल्टेज एक जैसा है V और बैटरी जोड़ दीजिए। डायग्राम के नीचे लिखो, डायग्राम के नीचे लिखो, जब संधारित्रों को
जब संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जब संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो विभव समान तथा आवेश अलग अलग होते हैं। जब संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो विभव समान तथा आवेश अलग अलग होते हैं। जब संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो विभव समान तथा आवेश अलग अलग होते हैं। अतः अब चूंकि आवेश अलग है ना, तो सूत्र क्या बनेगा? अतः Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 समीकरण नंबर 1, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, समीकरण नंबर 1 लिख लीजिए। Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, फिर नीचे लिखिए, हम जानते हैं कि, भाई दाहिता का सूत्र जो जानते हैं वही तो लिखेंगे। देखो, हम जानते हैं कि C बराबर Q अपॉन V। हम जानते हैं कि C बराबर Q अपॉन V। तो यहां से Q का सूत्र निकाल लो, Q बराबर CV। समीकरण नंबर 2, हम जानते हैं कि C बराबर Q अपॉन B, तो यहां से Q बराबर आ जाएगा CV। समीकरण नंबर 2, ठीक है। फिर नीचे लिखो, पहले संधारित्र के लिए, पहले संधारित्र के लिए पहले संधारित्र के लिए Q1 बराबर C1B। भाई वोल्टेज समान है ना, तो Q1 बराबर C1V। समीकरण नंबर 2। फिर नीचे लिखो, दूसरे संधारित्र के लिए, दूसरे संधारित्र के लिए Q2 बराबर C2V। दूसरे संधारित्र के लिए Q2 बराबर C2V। समीकरण नंबर 4, तथा तीसरे संधारित्र के लिए Q3 बराबर C3V। समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर 5, ठीक है ना। फिर नीचे लिखो, समीकरण 2, 3, 4, 5 से समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 2, 3, 4, 5 से समीकरण 1 में मान रखने पर 2, 3, 4, 5 से मान उठाओ, 1 पे जमाओ, B कॉमन आई कट जाएगा, तो जो सूत्र आएगा बच्चों वो समांतर क्रम का सूत्र है। सूत्र निकल के आया C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर है कहानी यहां तक सबको? ठीक है ना भाई। ये संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। जो भी बच गया हो स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। देखो आगे,
बात करें महत्वपूर्ण बिंदुओं की, महत्वपूर्ण तथ्य, जैसा मैंने आपको श्रेणी क्रम में फर्स्ट पॉइंट लिखाया था कि जो श्रेणी क्रम में कुल धारिता है ना, वो जो संधारित्र आपने जोड़े हैं उनमें जो न्यूनतम मान है उससे भी कैसी आती है, कम। ठीक है ना। तो समांतर क्रम में वो उल्टा हो जाएगा भाई। नॉर्मल सूत्र C1 प्लस C2 है। अब आपने दो और तीन जोड़े तो आंसर कितना आएगा, 5। तो आप इसमें लिखो कि समांतर क्रम में तुल्य धारिता, समांतर क्रम में तुल्य धारिता जोड़े गए संधारित्रों में अधिकतम धारिता से अधिक होती है। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता जोड़े गए संधारित्रों की अधिकतम धारिता से अधिक होती है। श्रेणी क्रम में तो न्यूनतम से भी कम थी और यहां अधिकतम से भी अधिक होती है। समांतर क्रम में तुल्य धारिता जोड़े गए संधारित्रों की अधिकतम धारिता से अधिक होती है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब देखो श्रेणी क्रम में तो शॉर्टकट बन गया था क्योंकि उल्टा सूत्र था, ऊपर गुणा नीचे योग। और अगर यहां दो संधारित्र हों C1 C2 के तो कोई शॉर्टकट नहीं, सिंपल आंसर ही है इसका तो C1 प्लस C2। तो इसमें ऐसा कोई शॉर्टकट बन के तैयार नहीं होगा। दूसरा पॉइंट इसमें आप क्या लिखोगे कि CP का सूत्र होगा बच्चों C1 प्लस C2 प्लस CN। अगर n हो तो n को डायरेक्ट जोड़ दो, अपना आंसर आ जाएगा। एज इट इज नोट कर लें आप। दूसरा पॉइंट आप ऐसे कैसा लिख लें, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, मान लो कि जो n संधारित्र हैं हमारे C1 C2 C3 ये सब बराबर हैं, C मान लो आप इसको, तो CP कितना आएगा बच्चों, C प्लस C n बार आएगा। देखो 2 बार C जुड़ता है तो 2C, 3 बार C जुड़ता है तो 3C, अब n बार जुड़ा है तो कितना आएगा ये NC। समान मान के n संधारित्र श्रेणी क्रम में थे तो आंसर था C/n, भाग देते हैं n से। और जब ये समांतर क्रम में होंगे तो आंसर क्या आएगा, NC। क्लियर? पॉइंट नंबर 4, समांतर क्रम में विभव का मान समान है, इसको नोट कर लेना आप, है ना। अब अगर विभव समान है भाई तो विभव का अनुपात कितना आएगा, 1:1:1। श्रेणी क्रम में आवेश समान था तो आवेश का अनुपात 1:1 आया था, और समांतर क्रम में विभव समान है तो विभव का अनुपात कितना आएगा, 1:1। बात करें आवेश के अनुपात की तो Q का सूत्र है CV, तो पहले वाले में C1B, B तो समान है ना, C2B C3B, और B कट जाएगा ना तो आंसर आएगा C1 अनुपात C2 अनुपात C3। ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए। तो जैसे पॉइंट आपने श्रेणी क्रम में पढ़े हूबहू उसी प्रकार के पॉइंट हमारे समांतर क्रम में बनकर तैयार होते हैं। क्लियर है भाई? यहां तक आप इसको नोट कर लो जल्दी से। फिर कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए भाई, एग्जाम्पल नंबर 4.13 की बात करें। एग्जाम्पल नंबर 4.13, एक डायग्राम बना रखा है इसने। ये C1 था, ये C2 और ये C3, यहाँ P, यहाँ Q और यहाँ N। ऐसा एक क्वेश्चन बना हुआ है और बोल रहा है कि P और N के मध्य तुल्य धारिता कितनी होगी। ये डायग्राम बना के दे रखा है और आपको पॉइंट देख रहे हैं P और N है, इनके बीच में कुल धारिता देखनी है कि P और N के बीच में कुल धारिता कितनी है। तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन, ध्यान से देखो। देखो एक साथ तो कोई दिखेगा नहीं, ऐसा तो है नहीं है कि C1 C2 C3 एक साथ श्रेणी में हो या एक साथ समांतर में हो, पर आप देखोगे कि C1 और C2 आपस में समांतर क्रम में है। पहले C1 का एक सिरा और C2 का दूसरा, देखो आपस में कनेक्ट है दोनों सिरे। तो यहां लिखो कि चूंकि C1 तथा C2 परस्पर कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः इनकी पूरे सिस्टम की नहीं, C1 C2 की, इनकी कुल धारिता C बराबर बच्चों C1 प्लस C2 होगी। सही है ना। तो C बराबर C1 कितना है 10, C2 कितना है 20, 30 माइक्रोफैरड। यहां तक समझ में सवाल आया कि नहीं आया। मुझे तो पूरे सिस्टम की निकालनी है, पर पहले मैं C1 C2 को सॉल्व कर रहा हूं। तो जब मैंने C1 और C2 सॉल्व किए तो मैंने देखा कि C1 और C2 समांतर क्रम में है 10 और 20, तो इनकी जो कुल धारिता आई वो कितनी आई 30 माइक्रोफैरड। अब अगर मैं नया डायग्राम बनाना चाहूं इनसे, देखो बना करके, चाहो आपकी इच्छा है तो इन दो को हटा करके एक ही जोड़ दो आप, कितने का 30 माइक्रोफैरड का, और एक और जुड़ा हुआ है यहां पर 30 माइक्रोफैरड का, और यहां कनेक्ट कर दीजिए आप बैटरी। ये पॉइंट हो जाएगा बच्चों P, ये Q और ये N। सही है ना। अब ध्यान से देखो, आपको 30 माइक्रोफैरड के दो संधारित्र कौन से क्रम में दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में। चूंकि दोनों संधारित्र कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, और जब समान समान मान के दो श्रेणी क्रम में हो, C/N याद होगा, 30-30 के दो श्रेणी क्रम में है, तो 30/2 का मतलब 15। अतः तुल्य धारिता C बराबर 15 माइक्रोफैरड। कैसे कर लो आप यहां से आगे, चाहो तो 1/C इक्वल टू 1/30 प्लस 1/30 ऐसे कर लीजिए, या ऊपर गुणा नीचे योग। तो ऊपर गुणा करोगे तो 30 गुणा 30 कितना आएगा 900, और नीचे योग करोगे तो 30 से 30 कितना आएगा 60। 900/60 कर लो, कैसे कर लो, आंसर कितना आएगा 15 माइक्रोफैरड। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप नोट करें इसको। ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। स्क्रीन पॉज कर लीजिए
और स्क्रीन पॉज करके आप पूरा बहुत ढंग से लिख लो, बहुत इजी क्वेश्चन था, मुंह जबानी हो सकता है अब तो ये। 10 और 20 समांतर में 30 और 30 श्रेणी में 15 आंसर, खेल खत्म। होमवर्क देखिए, आपका होमवर्क क्या है। होमवर्क ये है ऐसा एक डायग्राम बना हुआ है भाई ना, 3 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड। इसे नाम दिया है ए, इसे नाम दिया है बी। होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है इसका, है ना। तो पूछ रहा है कि ए और बी के बीच में कुल धारिता कितनी है, ए और बी के बीच में कुल धारिता कितनी। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप घर से करेंगे। हल्का हिंट दे दूं, पहले 3 और 6 कौन से क्रम में होंगे, इस श्रेणी में, फिर 4 किस्म होंगे इस श्रेणी में, और फिर किस्म हो जाएंगे पैरेलल में। ढंग से करके इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्लियर, नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, अब आपको एक बढ़िया सा क्वेश्चन करा दें, काफी बड़ा है वैसे तो, खैर एग्जाम में आने की संभावना तो बहुत कम है, फिर भी हमारी बुक में दिया हुआ है, तो मैं एग्जाम्पल नंबर बात कर रहा हूं 4.14 की। ठीक है बच्चों, साफ कर दो इसको, है ना। हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4.14 के बारे में। क्या सवाल है, पढ़ते हैं। एक डायग्राम बना रखा है इसने, पहले तो ये देखिए आप, पहले तो डायग्राम देखिए। एक संधारित्र यहां है, यहां लिखा हुआ है ए और यहां लिखा हुआ है बी, सी धारिता का। एक संधारित्र यहां है सी धारिता का, एक संधारित्र यहां है सी धारिता का, एक संधारित्र यहां है सी धारिता का, फिर एक संधारित्र यहां है सी धारिता का, फिर एक संधारित्र यहां है सी धारिता का, फिर एक संधारित्र यहां है सी धारिता का। और ये जो पैटर्न है बच्चों, कहां तक है, अनंत तक, सब सी धारिता का। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है वो पढ़ता हूं। सी धारिता वाले अनेक संधारित्र चित्र में दर्शाए गए अनुसार अनंत संख्या में जुड़े हुए हैं, ए और बी के बीच में कुल धारिता ज्ञात करो। समझें आप ध्यान से, देखिए ना तो आपको कोई कॉम्बिनेशन नजर आएगा ऐसे क्वेश्चन में कि कौन श्रेणी में है और कौन समांतर में है। आप सोच रहे हो कि ये श्रेणी में है तो नहीं है क्योंकि बीच में से कट लग गया, आप सोच रहे हो ये समांतर में है तो नहीं है क्योंकि बीच में ये आ रहा है। पहली बात तो आपको ऐसे क्वेश्चन में ये पता ही नहीं चलेगा कि कौन श्रेणी में है और कौन समांतर में है। दूसरी बात, अगर पता चल भी गया तो आप क्या कर लोगे, अनंत है बेटा, अनंत का मतलब से कोई अंत ही ना हो, जिंदगी भर सॉल्व करते रहना सवाल को, लेकिन सवाल कभी सॉल्व ही नहीं होगा। तो ये कोई सामान्य क्वेश्चन नहीं है, पहली बात तो आप ये समझें। अनंत संधारित्रों के संयोजन का जब सवाल आ जाए तो वो एक नॉर्मल सवाल नहीं है, पहले तो आप इस बात को समझ जाना। कैसे करें, सुनो। मेथड नंबर 1, मेरे कुछ तरीके हैं सवाल को सॉल्व करने के, हो सकता है अलग अलग टीचर अलग तरीके से कराएं। मेरा पहला पैटर्न ये है, पहला स्टेप ये है कि इस सवाल में एक स्टेप रिपीट हो रहा है, तो न्यूनतम उस चीज को पकड़िए जो बार बार रिपीट हो रही है। आपको सब इतना बड़ा पकड़ लिया ये बार बार आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, कम से कम क्या है इसमें जो बार बार रिपीट हो रहा है। सबसे पहला स्टेप यही होता है अनंत वाले क्वेश्चन करने का कि एक न्यूनतम पद आप देख पाओगे, मैं गोला कर दूं, ये वाला स्टेप दिख गया क्या आपको,
ये स्टेप बार बार रिपीट हो रहा है, ये रहा, फिर देखो ये रहा, फिर देखो ये रहा, और ये अनंत काल तक चलता रहेगा। ये बात समझ में आई क्या नहीं आई? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? उस चीज को पहचानना जो बार बार रिपीट हो रही है, हाँ या ना। अब दूसरा स्टेप ये समझो, अगर मैं अनंत में से एक स्टेप कम कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? अनंत, जैसे समुद्र में अनंत पानी है, अब आप 4-5 बाल्टी पानी निकाल लाए तो क्या उसमें ये आएगा 4 बाल्टी पानी कम हो गया? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अनंत संधारित्र है, तो आपको क्या करना है कि एक जोड़े को बचा लेना है। यहां 2 बिंदु टिक कर दो आप, तो एक स्टेप बचा लिया, और इसका कुल आप आंसर मान लेना कि माना कुल धारिता कुछ भी मान लो, x मान लो, चलो c मानता अगर संख्या दे रखी होती तो, पर c तो ऑलरेडी दिया हुआ है। आप मान लो कि कुल धारिता कितनी है? x। अतः जो अगला स्टेप होगा ना बच्चों, ध्यान से देखना इसको, a b, एक संधारित्र तो ये बचा ही रखा है, बचा ही लिया मैंने ये वाला, और एक संधारित्र मैंने यहां रख दिया, यही हिस्सा तो रिपीट हुआ था, और बाकी यहां से काट करके मैंने एक ही संधारित्र जोड़ दिया, सबको हटा करके x मान का, ये c, ये c। मेरी बात है आप समझे ध्यान से। पहला स्टेप है उस हिस्से को पहचानना जो रिपीट हुआ है। तो देखो मैंने जिसको गोले में बंद किया है, आप देखोगे कि वह हिस्सा इसमें क्या हो रहा था? रिपीट। क्लियर? अब आप एक हिस्से को तो लिख लेना, और पूरे डायग्राम को हटा करके जो आपने कुल धारिता मानी है ना x, उसका एक संधारित्र बना देना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई आंसर तो आएगा, क्योंकि पूरा आंसर कितना मान रखा है आपने? x। पूरे आंसर तो है, एक स्टेप तो कम हुआ है, अनंत में से एक कम हो गया तो क्या कोई पल्ले पड़ गई क्या? तो पूरा कितना आ गया? x। अब इसे सॉल्व करना पीछे से, ध्यान से देखो। आप देखोगे कि c और x श्रेणी क्रम में है, c और x श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम का शॉर्टकट क्या कहता है? देखो इससे जो अगला डायग्राम बनने वाला है, ये तो c मान का है, ये भाई, ये पॉइंट a, ये पॉइंट b, ये तो c मान का है ही है। इन दोनों को हटा करके आप एक ही जोड़ दो। शॉर्टकट क्या कहता है श्रेणी क्रम का? ऊपर गुणा नीचे योग। तो c और x का ऊपर तो cx और नीचे c प्लस x। अरे कहानी समझ में आई? c और x श्रेणी क्रम में है ना, तो c और x का ऊपर तो गुणा मतलब cx और नीचे योग c प्लस x। आगे देखिए, अब आप देखोगे कि ये दोनों कौन से क्रम में है? समांतर में, और समांतर का सूत्र है c बराबर c1 प्लस c2। पर जब उनको जोड़ेंगे तो कुल आंसर आएगा, बस जोड़ के तो फाइनल आंसर आ रहा है, और फाइनल कितना मान चुका हूं मैं? x। तो इसका और इसका योग किसके बराबर होगा? x के बराबर। सोचो, ये और ये समांतर क्रम में है तो जुड़ेंगे, जुड़ करके कुल आंसर आएगा, और कुल कितना मान चुका हूं मैं? x। यानी कि इसके बाद जो स्टेप आएगा ना वो आएगा x इज इक्वल टू c प्लस cx बटा c प्लस x। इस समीकरण को सॉल्व कर लीजिए और यहां से x का मान निकाल लो। कैसे निकलेगा? x बटा 1 लघुत्तम आएगा बच्चों c प्लस x, c से मल्टीप्लाई करूंगा तो c इंटू सी सी स्क्वायर, सी एक्स प्लस सी एक्स, वज गुना करूंगा तो बच्चों सी एक्स इज इक्वल सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी एक्स। एक सी एक्स ने एक सी एक्स को मार दिया तो ये बन जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। एक्स के रूप में ये धराचार्य विधि लग जाएगी। इसमें धराचार्य विधि क्या कहती है? एक्स बराबर माइनस बी। देखो ए का मान बने है इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का मान बने है, बी का मान माइनस सी है और सी का मान माइनस सी स्क्वायर है। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर
-4 AC अपॉन 2A। धराचार्य विधि समझ में आई कि नहीं आई? इसे सॉल्व कर लीजिए और x का मान निकाल लीजिए यहां से। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखना x बराबर c प्लस माइनस अंडर रूट माइनस c का स्क्वायर कितना आएगा c स्क्वायर, और ये माइनस का मल्टीप्लाई प्लस क्या 4c स्क्वायर, और नीचे आएगा बच्चों 2 x इक्वल टू, देखो c स्क्वायर कॉमन बाहर से आएगा, c तो कॉमन ले लो, तो कितना बचाएगा 1 प्लस माइनस √5 अपॉन 2। दो आंसर दिख रहे हैं बच्चों, एक तो 1 प्लस √5/2 और एक 1 माइनस √5/2। अगर आप 1 माइनस √5/2 लेते हो तो वो नेगेटिव आंसर आएगा, और धारिता कभी नेगेटिव होगी नहीं, इसलिए जो आपको आंसर लेना होगा वो आएगा 1 प्लस √5/2 इंटू सी। तो जो इस संयोजन की कुल धारिता आएगी वो कितनी आएगी 1 प्लस √5/2 इंटू सी का इतने गुना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इनफाइनाइट का। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा भाई। नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो एक बार वापस से और चला लें, ठीक है ना। अच्छा, तो यहां संयोजन समाप्त होता है, नई हेडिंग होगी संधारित्र की ऊर्जा। इसे तो अपन नए लेक्चर से ही स्टार्ट करेंगे। आज के बचे हुए टाइम में अपन कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो चलो कहां से स्टार्ट करें। चलो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही देखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। पेज नंबर 90, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है ना, पेज नंबर 90 पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा है आपको। सुनो, चलो इसको छोड़ो, क्वेश्चन तो अपन नए लेक्चर से स्टार्ट करेंगे ना। मैं आपको माध्यम रखना सिखा दूं प्लेटों के बीच में। एक छोटी शेडिंग और बचती है इसी में कि माध्यम रखने से धारिता कैसे आएगी। पहले आप इसे नोट करो, चलो जल्दी से स्क्रीन पॉज कर लो, और स्क्रीन पॉज करके बहुत ढंग से इसको लिख लीजिए। ठीक है ना। चलो देखिए, क्वेश्चन टाइप में मान लो चाहे नोट टाइप में मान लो, ये भी अच्छी हेडिंगों में से है। क्वेश्चन ये है कि पहले हमारा ये संधारित्र है कोई, सपोज, ठीक है ना। क्षेत्रफल ए है और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है डी। ये भूसंपर्कित है सपोज, संधारित्र है सर कुछ ना। इसकी धारिता सी है, कितनी है सी। अब हम इसके बीच में माध्यम बढ़ते हैं। माध्यम कैसे कैसे बढ़ सकते हैं वो देखना आप। ये दो प्लेटें हैं, अभी जो खड़ा था उसको मैंने इस तरीके से कर लिया है ना, ऐसे संधारित्र ना। एक बार माध्यम मैंने इस तरीके से भरा, बिल्कुल बीच में होके भरा, ये समझा। एप्सिलॉन R1 का और एप्सिलॉन R2 का, ये दो माध्यम भर दिए। मुझे बताना है कि धारिता कितने गुना हो जाएगी। पहले सी थी और अब धारिता कितने गुना हो जाएगी। देखो ध्यान से बच्चों, इसमें आप एक इमेजिनरी कट लगाकर इस डायग्राम को थोड़ा देखो ऐसे समझ सकते हो, हल्का सा ध्यान से देखना। ये ऐसा हो गया एक तो, है ना, और इसको अलग कर रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। एक सिरा ये रहा
और एक सरा ऊपर है। मतलब मैंने क्या, वैसे तो नहीं संभव है, मतलब यहां से बीच में से इसको काटा और दोनों को मैंने एक तरीके से अलग अलग दिखा दिया। समझ में आया ना? और इसको इनको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, दो संधारित्र बना दिया, मतलब मैंने एक की। तो पहली बात तो बच्चों, जब माध्यम इस तरीके से भरा जाएगा ना, दूरी का वर्गीकरण है ये। क्षेत्रफल तो अभी प्लेटों का जितना था उतना ही है, बस दूरी कितनी होगी, आधी आधी। तो पहली बात तो अब इसको जो घुमा के देखो दिमाग में, श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं ये। कौन से क्रम में जुड़ रहे हैं? श्रेणी क्रम में। इसकी धारिता आप C1 मान लो, तो देखो C1 कितनी आ गई, क्षेत्रफल पर कोई फर्क पड़ा ही नहीं। अच्छा, इसका एप्सिलॉन R1 मान लो, ऊपर वाले का 1 मान लो, नीचे वाले का 2 मान लो। तो इसका प्राप्तांक एप्सिलॉन R1 है, इसका कितना एप्सिलॉन है? R2। ए एप्सिलॉन नॉट माध्यम पर फर्क पड़ा है तो एप्सिलॉन R1 से गुणा करना पड़ेगा। भाई निर्वात में सूत्र क्या होता है? ए एप्सिलॉन नॉट बटे R, और माध्यम भरा हुआ है तो ऊपर ए एप्सिलॉन नॉट R1 बटे डिस्टेंस, और बच्चों कुल दूरी अगर d थी तो इसके बटे में आधी तो आई है, मतलब d/2। कितनी आई? d/2। तो 2 ऊपर घूम जाएगा। ये C1 समझ में आया कि नहीं आया? अरे इसकी धारिता C1 समझ में आई कि नहीं आई? इसी तरह अगर मैं इसकी धारिता C2 मान लूं, सोचो विचार करो, ए तो वही है, अभी भी बटा ही नहीं है। एप्सिलॉन नॉट माध्यम और एप्सिलॉन R2 का, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो। मैंने भी क्वेश्चन में कहा था एक दिन आपको, दूरी अभी भी आधी है तो d/2 कर दो। ये समझ में आया कि नहीं आया? C1 C2 क्लियर है? अब चूंकि ये जो क्रम है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और श्रेणी क्रम का सूत्र क्या कहता है कि CS इज इक्वल टू C1 C2 बटे C1 प्लस C2, ऊपर गुणा नीचे योग। शॉर्टकट से कहता आपको मैं श्रेणी क्रम में, तो कर दो, ऊपर गुणा कर दो। 2a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 अपॉन d इंटू 2a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 अपॉन d बटे योग कर दें इनका कितना, इसको जोड़ूंगा तो देखो जोड़ समय कॉमन ले लो, 2 कॉमन, a कॉमन, एप्सिलॉन नॉट कॉमन और d कॉमन, कितना बन जाएगा? एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2। क्या कट गया देखो, 2 से 2 कट गया, a से a कट गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, और d से d कट गया। जो बच गया उसको लिखो, CS बराबर, पहले इसकी धारिता C कितनी थी? a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। तो देखो मैं डब्बे बंद कर रहा हूं, इसकी जगह तो आ जाएगा C। कितना आ जाएगा? C। पहले थी नहीं धारिता तो बच गई, उससे लिख लो। कितना बच गया बच्चों? ऊपर तो बच गया 2 एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 अपॉन एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 इंटू C। नई धारिता जो है वो पुरानी धारिता की इतने गुना हो जाएगी अगर इस तरीके से माध्यम भरा जाए। काफी अच्छे क्वेश्चनों में से है, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है भाई। दोबारा सोच लो, जब आपने माध्यम भरा तो मैंने एक इमेजनरी कट दे के देखा, मेरे दिमाग में वही चल रहा था, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो अलग अलग C1 C2 मान लिए, ए एप्सिलॉन नॉट माध्यम से गुणा कर दिया, दूरी आधी कर दी, चलता गया C1 C2 आ गए, और दोनों श्रेणी क्रम में थे, इसलिए ये आंसर आया। समांतर क्रम वाला और देखो, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैसे? साफ कर दें इसको, ठीक है? स्क्रीन पॉज करके पूरा बहुत ढंग से लिख लेना अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका, जगह नहीं है वहां, कंपेयर कराता तो अच्छा लगता आपको, है ना? ठीक है, दूसरा तरीका यह कहता है कि आप माध्यम को ऐसे मत भरो, माध्यम को आप इस तरीके से भरो। देखो वही संधारित्र एक तरीके से ऐसे भरो। एक माध्यम तो यहां है एप्सिलॉन R1 का,
और एक माध्यम यहाँ है एप्सिलॉन R2 का। इस तरीके से करो। तो अब अगर इमेजनरी कट दे के देखूं तो आप समझ गए होंगे डी नहीं बदल रही है। क्या बदल रहा है? ए। भाई पहले प्लेट पूरी क्षेत्रफल में काम आ रही थी पूरी, और अब कितनी काम में आएगी? आधी। तो इसका जो डायग्राम बनेगा, देखना ध्यान से, साफ कर रहा हूं इसको। तुम्हें इमेजनरी कट दो दिमाग में यहां से, और इसका नया डायग्राम बनाने का प्रयास करो। देखो ऐसा आधा ही रह जाएगा, कट दे दिया, आधा इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये एप्सिलॉन R1 का, ये एप्सिलॉन R2 का, ठीक है ना। पॉइंट ऊपर नीचे हैं, देखो एक ऊपर और एक नीचे। तो अब कनेक्ट कुछ इस तरीके से होंगे शायद। ये आप देख पाओगे समांतर क्रम संयोजन है शायद है। इस डायग्राम को आप जो घुमा के देखो दिमाग में, है ना, पन्ना घुमा के देखना, आप महसूस करोगे कौन सा क्रम है? समांतर क्रम। ठीक है। इसकी धारिता मान लो C1 है, तो C1 कितनी होगी? ध्यान से देखना। ए तो यही रहेगा, ए नहीं रहेगा, सॉरी, ए आधा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? आधा, क्योंकि पूरी प्लेट काम में नहीं आ रही है, आधी काम में आ रही है। एप्सिलॉन नॉट माध्यम और भर दिया तो एप्सिलॉन R1, दूरी अभी भी डी ही रहेगी। क्लियर है। और इसकी धारिता कितनी मान लीजिए आप? C2, तो ये हो जाएगा A/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 अपॉन डी। समझ में आया? समांतर क्रम में है तो CP बराबर C1 प्लस C2, दोनों में से कॉमन ले लो, कितना आ रहा है? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D और एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2। समझ में आया? ध्यान से देखो, ये C बन जाएगा, तो जो नई धारिता है ना CP, वो आ जाएगी C/2, या ऐसा करो एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2 अपॉन 2 को मल्टीप्लाई कर दो C से। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? तो इसे ऐसे हम दो तरीकों से क्या रख सकते हैं? माध्यम। अब आप दोनों को कंपेयर करके देखना, फिर भी ना समझ में आए भाई, एक बार वीडियो को पुनः चला लेना, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे संधारित्रों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों क्लियर होते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे संधारित्र में ऊर्जा, ऊर्जा घनत्व, उभयनिष्ठ विभव, ऊर्जा हानि, इन सब पॉइंटों के बारे में, ठीक है। तब तक आप इनको याद कर लें, ठीक है।